तो चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर नया टॉपिक जिसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो दूसरा भाग है। पहला भाग हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, जीओसी वाला, जहां पर हमने सामान्य रसायन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया। और हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कितने टाइप की रिएक्शन होती है, यानी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन फॉलो होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो उसको समझना स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसिकली रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर अभी तक रिएक्शन नहीं देखी थी, अब हम बात करेंगे रिएक्शंस पर। चलो रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, लेकिन चलो उससे पहले कुछ बातें और सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर दो बातें पहले हमें सीखनी पड़ेंगी। दो ऐसे हमारे पास कारक हैं जिनको हमें पहले जानना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला हम डिस्कस पहले करने वाले हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्लियर है? तो इसको पहले हम सीखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अगर इसको नहीं जान पाएंगे तो फिर आगे दिक्कत आने वाली है। तो पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं EL प्लस, EL प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये शब्द बनता है इलेक्ट्रो से, इलेक्ट्रो से मिलके और फाइल से मिलके। ठीक है, फाइल से मिलके। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको होगी? भूखे को किसकी चीज जरूरत चाहिए? खाने की। तो खाना खाने के लिए उसकी भूख होनी चाहिए, वही कंडीशन है, यानी कि भूख की कमी मतलब खाने की कमी होनी चाहिए। क्या है? अच्छा, निशा बोल रही इधर कर। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ मामला गंभीर चल रहा है, तू अपने काम में लगी। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की जरूरत। ठीक है, सही लिखा? जरूरत सही लिखा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत। और इलेक्ट्रॉन की जरूरत अगर है इसको, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की कुछ कंडीशंस होती है। नंबर फर्स्ट होता है जिस पर धन आवेश होता है। बात को समझिएगा, पहला पहचानने का तरीका, पहला जानने का तरीका, जिस पर धन आवेश होता है, यानी कि आयंस में हम यौगिक को तोड़ेंगे, जो भी हमारे पास में अणु है, जो भी है आयंस में तोड़ा जाएगा, और तोड़ने पर जो भी धन आवेशित होगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और धन आवेशित कौन सा हो सकता है? जैसे H प्लस धन आवेशित हो सकता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप जानते ही हो आप लोग, धन आवेशित। एल्किल ग्रुप का मतलब अगर देखा जाए तो जैसे CH3 प्लस ये हो गया, ये भी हमारा धन आवेशित। क्लियर हो गया? यानी जिस पर धनावेश हो सकता है। हेलोजन में Cl प्लस धनावेश हो सकता है, Br प्लस हो सकता है, I प्लस हो सकता है, F प्लस नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, F प्लस हो ही नहीं सकता, क्योंकि F जो होता है प्रबल विद्युदात्मक तत्व है। कैसा है? प्रबल विद्युदात्मक तत्व है। क्लियर है? तो प्रबल विद्युदात्मक तत्व है तो वो नहीं हो सकता, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, NO प्लस हो गया, ठीक है, NO प्लस हो गया, या ऐसा कोई भी तत्व जिसमें आवेश लगा हो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सारे धनावेशित जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। फिर तो आपको कहोगे सर इसमें तो बहुत बढ़िया आपने बता दिया, धनावेशित की बात कर दिया आपने, तो Na प्लस भी धनावेशित हो गया सर। बोले सर Mg+2 भी धनावेशित हो गया, तो सर ये सब इलेक्ट्रोफाइल हो गए। नहीं भाई सर, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? क्योंकि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है भैया। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो अगर उसके वातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्लियर हो गया, वातम कोष में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जा रहे हैं, मजबूत है 8 इलेक्ट्रॉन लेके, तो फिर उसको जरूरत थोड़ी है, फिर आवेश पड़ा है, उससे क्या मतलब? समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? 8 इलेक्ट्रॉन, और इनमें अगर बात कर रहा हूं धनावेश हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। जैसे हैलोजन की बात कर लेते हैं, Cl की बात कर लेते हैं। Cl के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से एक प्लस हो गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ 6। यहाँ भी कितने हो गए? 6। यहाँ भी कितने हो गए? 6। उसी तरह से नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा ही नहीं बनाएगा? ये डबल बॉन्ड बना दिया, तो 5 और 2 सामने से आ गए 7, लेकिन है 7 सामने से तो आ गए 7, 7 प्लस लगा दिया, इसका मतलब कितने हो गए? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि उस जगह पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को देखेंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ है, संक्रमण तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ, संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है, वो अभी थोड़ी देर बाद। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, वो सभी के सभी कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो यहाँ पर इसके आगे क्या कर दें? ETC कर देता हूँ, ETC। बोलो क्लियर हो गया? जहां जहां आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज में भी क्या ध्यान रखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन 8 अगर है तो एक बार रुक जाना, सोचना। क्लियर है? जैसे इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, देखो एक बड़ा कंफ्यूजन है, मैं कहता हूं NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है क्या, तो पहली नजर में दिखेगा पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन नाइट्रोजन की हालत देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा समझ में। नाइट्रोजन में क्या कंडीशन है? यहाँ पर प्लस लगा हुआ है प्लस, क्लियर है? तो नाइट्रोजन में कितने बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 5 4 9, एक चला गया, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर नहीं करना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल है, चेक करो, क्लियर है? तो चेक करने में यही देखना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। अच्छा अगर मैं कहता हूं NH3 प्लस लगा लेता हूं, मैं NH3 प्लस लगा लेता हूं, बोलो इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे डिफाइन करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा सा हिसाब किताब देख लेना कि 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, संक्रमण तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोफाइल। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु, अगली बात लेता हूं, केंद्रीय परमाणु में अष्टक ना हो, अष्टक ना हो, मतलब ऑक्टेट नहीं शो कर रहा है, केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम जो है उसमें ऑक्टेट नहीं हो। इसीलिए इसको एक नया शब्द लिया जाता है, शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको बोलते हैं लुईस एसिड, यानी कि लुईस एसिड। और जो लुईस एसिड होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लुईस एसिड भी यही होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BeCl2 आ गया, BeCl2, क्लियर है? देखो अष्टक नहीं हो रहा, Be हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया। बेरिलियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 सामने से आगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो भाई ये लुईस एसिड भी है लुईस एसिड, क्लियर है? तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। BCl3 पहचान लोगे, BCl3 बोरॉन, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl,
बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? AlCl3 इसी फैमिली का है, AlCl3। क्लियर हो गया? इसमें चेक कर लो, यहाँ Al हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, कितने हो गए? 6। यानी कि जिनमें जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो लुईस अम्ल आपको अच्छी तरीके से पता है, जानते हो आप लोग लुईस अम्ल के बारे में। तो लुईस अम्ल का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसमें अस्तक नहीं होता। दो बातें समझ में आ गई, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में जिसमें डी कक्षक रिक्त होते हैं, डी कक्षक रिक्त होते हैं। डी कक्षक रिक्त तो मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? वैकेंट डी। अब इसमें आ जाते हैं बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादा आ जाते हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस हो जाता है। जैसे ZnCl2 बहुत बार दिखेगा आपको, जिंक। अब Zn की बात करें तो जिंक में तो हमको साफ को दिखता है कि Zn की बात करते हैं तो क्या होता है? D10S2। अरे हाँ है ना, D10S2 होता है। तो D10S2 हो गया, D खत्म हो गया, लेकिन S वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ना, वो कोष तो है और उस कोष के इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे हाँ है ना, तो ये खाली है, रिक्त है, डी ऑर्बिटल वैकेंट। आगे बात समझो, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट ले लो, FeCl3 ये दिखेगा आपको, FeBr3 दिखेगा आपको, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा। या कुछ ऐसे एलिमेंट में होते हैं जिसमें P कक्षक रिक्त होते हैं, ऐसा भी होता है, P कक्षक रिक्त होते हैं। ऐसे भी कुछ एग्जांपल है, जैसे PCl5 पूरा नहीं है, PCl5। अरे P में तो D होगा, P में तो D खाली है, P में D खाली है, ठीक है, P में D खाली है। लेकिन कुछ P जिनके P कक्षक खाली होते हैं, ऐसे समझ लो, इधर ले लो, इधर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इनको ले लो उस कैटेगरी में। अरे हाँ है ना, इनमें तो खाली हो रहा है ना, ये भी हो सकता है। तो बात एक ही है, P कक्षक D कक्षक की बात कर रहे हैं, तो इसको अलग हटा देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके D खाली होते हैं वो भी आपके किस में आ जाएंगे? वो भी आपके लुईस एसिड होते हैं। पहली बात ये भी ध्यान रखना है, और लुईस एसिड के साथ में उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। जैसे SbCl5 ये भी आपको बहुत बार दिखेगा, एंटीमनी SbCl5 ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिखते जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फिर खुद ही फील आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ZnCl2 में Zn2+ हुआ, Zn2+ हुआ तो ऑर्बिटल तो है ना, अंदर तो भरा हुआ है, लेकिन बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना उसके। जिंक की अगर बात करोगे तो S2 फॉर्म हुआ, तो आगे तो खाली है। ठीक, हाँ ठीक है, क्लियर है। जहां पर उसको रिक्वायरमेंट है वो खाली है, तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तभी आपने देखा होगा, आगे आप चलते होगे, जैसे अगर आप बात करते हैं Zn2+ होता है तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो लिगेंड से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं लेता है? याद आया कि नहीं है? अरे याद आ रहा है? जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा यहाँ पर Zn(Cn)4, याद आया? इस टाइप का एग्जाम्पल बनता है कि नहीं बनता है? तो Cn बेसिकली क्या करता है? अगर Zn में नहीं हो तो Cn बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। बोलो, ये कोऑर्डिनेशन होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से बनता है, नहीं बनता? तो जितने भी आप, भाई एक बात समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली होते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो नेचुरल सी बात है लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। आप समझ में आएगा? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ट्रांजिशन, अब ये मत समझना है कि उसमें सर अंदर वाले में तो पूरे भर गए। तो बेटा अंदर वाले में भर गए, ठीक है, भर गए, मान लिया भर गए, लेकिन बाहर वाले ऑर्बिटल तो खाली है ना, और उसके पास अवेलेबल है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन आपने Zn2+ कर दिया, वो ऑर्बिटल खत्म कर दिया। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर Zn2+ कर दे, 3d10 4s2 होता है। समझ में आ गया मुझे क्या सोच रहे हो? 3d10 तो भर गया सर, अरे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो आपने उड़ा दिए, तो क्या ये ऑर्बिटल खत्म हो गया? ऑर्बिटल कभी खत्म नहीं होते, ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस तो हमेशा होती है। ठीक है, वो खाली पड़े रहेंगे, लेकिन एग्जिस्टेंस तो होती है। ऐसा नहीं कि वो हो गया, खत्म हो गया तो इसका मतलब होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं।
ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो लेने की टेंडेंसी है कि नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे आप दिमाग लगा दोगे, मुझे मालूम है, एक जगह और दिमाग लगा दो सर Na+ सोचनी है, आपकी सोच कुछ भी महान है, आप कहोगे सर Na+ में फिर तो फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, तो बोले सर आपने तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उड़ा दिया, मैंने कहा हाँ, तो बोले तो ऑर्बिटल तो खाली है सर, फिर तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बेटा ये मेटल है, ये अच्छा मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, और उससे वीक मेटल जो होते हैं कौन से होते हैं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, तो डी में ये होते हैं उसी कैटेगरी के, लेकिन थोड़े कमजोर होते हैं, तो ये लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वो वाले बिल्कुल प्योर है, समझ में आया, फर्स्ट और सेकेंड है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं, कभी लेते नहीं, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, साइज का फैक्टर है, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज, ऐसे, तो ये बात समझ में आ गई है। चलो फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, फोर्थ एक और पॉइंट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का एक और पॉइंट है कि अगर आपके पास में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड लगा हो, पाई बॉन्ड लगा हो विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में पाई बॉन्ड लगा हो, तो भी इलेक्ट्रोफाइल में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, फिर भी इसको इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर करते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है SO3, दिख रहा है SO3, तो ऑक्सीजन सल्फर में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आ गया समझ में, तो ये बेसिकली कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, आ गया समझ में, क्लियर। जैसे कि CO2 एग्जांपल आपने देखा होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, Sp2, क्लियर है, तो इसमें मो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो मो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस समझ में आ गया, इसका मतलब किस तरह से वर्क करेगा, बोलो बच्चों, क्लियर आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में CH3CN है, ये है, बॉन्ड तोड़ दो आप इसको, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए विद द पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस विद द पाई बॉन्ड कहीं भी दिख जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इसमें देखो कहीं भी दिख जाए आपको, तो उस कंडीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कहीं भी मिल जाए, कहीं भी पाई बॉन्ड दिख जाए, तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे कि मान लेते हैं एसिड की बात कर लेते हैं, हालांकि एसिड में ऑक्सीजन लोन पे इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, लेकिन अगर कैरेक्टर की बात करें तो पॉजिटिव बना, इसका मतलब यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आ गया समझ में, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल समझ गए भाई, कोई डाउट नहीं आता इलेक्ट्रोफाइल के लिए, चलो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्लियर है, नाभिक स्नेही, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभिक स्नेही, क्लियर है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रो की जगह न्यूक्लियोफाइल। अब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करते हैं नाभिक स्नेही, तो बात वही है, न्यूक्लियो फाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, समझ में आ गया, न्यूक्लियस, नाभिक, अब नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, नाभिक स्नेही का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की, समझ में आ गया, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसकी कैटेगरी समझ लेते हैं। जैसे पहला
इसको पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले नेगेटिव चार्ज जिस पर ऋणावेश होता है, जिस पर ऋणावेश होता है, समझ में आ गया? जिस पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश वाले कोई भी एग्जाम्पल, H, F हो गया, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, भर भर के मिलेंगे आपको ये, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ही ज्यादा मिलते हैं। OH माइनस, क्लियर हो गया, और SH माइनस, माइनस, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो जितने भी माइनस मिलेंगे आपको, जितने भी माइनस एसेट्रा कर दे रहा हूं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, और भी बहुत माइनस, Cn माइनस, है ना, Cn माइनस। तो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज मिल जाए भाई साहब, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज मिल जाए, नेगेटिव तभी मिलेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी के सभी आपके पास में कैसे हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर फ्री, लोन पेयर फ्री हो, जिस पर लोन पेयर फ्री हो, लोन पेयर फ्री हो मतलब लोन पेयर हो इसके पास, तो लोन पेयर तभी हो सकता है बेटा 8 के बाद जो बचा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन विद लोन पेयर, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, इलेक्ट्रॉन की पूरी भरपाई भी है, कमी नहीं है, और ऊपर से लोन पेयर भी है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है पानी, पानी रे पानी, लो पानी, है कि नहीं है लोन पेयर, 8 भी है, लोन पेयर भी है। अरे आ गया समझ में? तो इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा ये? न्यूक्लियोफाइल। जैसे अमोनिया, अमोनिया NH3, समझ में आ गया? है लोन पेयर, बिल्कुल लोन पेयर है। ठीक है, अमोनिया हो गया। ROH, ये देखो लोन पेयर, दिख रहा है आपको? जिस पर लोन पेयर हो सकता है, जिस पर लोन पेयर होता है। RSH, लोन पेयर, दिख रहा है आपको? NH2 दिख रहा है आपको? जिस पर लोन पेयर हो सकता है, जहां लोन पेयर दिख जाए, जहां एटलीस्ट लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो सभी के सभी कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां पर? जहां पर लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गई बात? चलो लोन पेयर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट हो सकता है पाई बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं। वहां पाई बॉन्ड था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यहां पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं। नहीं मतलब एल्कीन, 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 समझ में आया? एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है? ये कंडीशन हो जाएगी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? और ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, पाई बॉन्ड ये बन गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोलो हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म में रहेगी, होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड होता है वो उस पर कोई भी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये किसी को ये ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी ये आपके सामने आ जाए, इसका मतलब आप ये दिमाग में रखना है कि ये जो भाई साहब होते हैं ये कैसे होते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। एल्कीन भी उसी तरह से काम करता है, एल्काइन भी उसी तरीके से काम करता है। एल्काइन में तो और बढ़िया बात है कि नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड हो गया, समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये आपके पास में ये कंडीशंस हो गई, पाई बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो ये भी जो होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इसमें अच्छी होती है। तो ये कैसा वर्क करते हैं? ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं। बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन में भी खासियत है, बेंजीन भी खासियत है, बेंजीन लगा दो आप। ठीक है, बेंजीन लगा दिया, आप समझ गए होंगे, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इलेक्ट्रॉन की भरमार है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड करेंगे या किसी को
पकड़ लेंगे, ठीक है, आओ इलेक्ट्रॉन ले लो आकर, ऐसी कोई सिचुएशन होगी, उस कंडीशन पर ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया? न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है? क्लियर, पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट, इन्हीं दोनों का मिला के एक और फॉर्म बनता है, उसको बोलते हैं एम्बी फाइल। एम्बी फाइल क्या बोलेंगे हिंदी में? उभय धर्मी, उभय स्नेही, यार जो भी हो अच्छा है, एम्बी फाइल से काम चलाएंगे। अब नहीं पता हिंदी है? एम्बी फाइल का मतलब होता है एम्बी फाइल जो होता है, एम्बी फाइल का मतलब होता है कि उसमें दोनों गुण हो जाए, मतलब दोनों, एक ऐसा यौगिक जिसमें दोनों नेचर हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया और न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। समझ में आ गया? इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। क्लियर, समझ में आ गया? उसको क्या बोलेंगे? एम्बी फाइल। जैसे ऐसे एग्जांपल ले लो, यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया तो किस तरह से वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, अरे हाँ है ना। और निगेटिव हो गया तो कैसे वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। आगे बात समझ, दोनों चीजें उसके अंदर आ जाए तो इसको बोलते हैं एम्बी फाइल। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? भाई बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये कैसा वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये कैसा वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी कि एक ही ग्रुप में दोनों चीजें हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हो जाए, तो उसको एम्बी फाइल में हम कंसीडर कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो एम्बी फाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपसे, तो लिखो, निम्नलिखित यौगिकों में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पहचानिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। बताना है कि हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये पहचानना है। तो पहला NO2 प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोफाइल को E लिख दूंगा, न्यूक्लियोफाइल को N लिख दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बोलो, सही जा रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सही जा रहे हैं? कोई डाउट किसी को? सब दिख रहा है? क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ कंफ्यूज हो गए सर, लोन पेयर है। अरे पास PCl3 में लोन पेयर भी तो होता है। हाँ, मतलब P में लोन पेयर होता है, ये Cl ये Cl ये Cl, ये लोन पेयर है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है बच्चों, क्या कहा मैंने? वैकेंट ऑर्बिटल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको इलेक्ट्रोफाइल में ही काउंट किया जाएगा। क्या कहा मैंने? वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसको कहाँ काउंट किया जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल में काउंट किया जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा SF6, बिल्कुल होगा। ऑर्बिटल तो वैकेंट है ना, बिल्कुल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। SOCl2 सोच के देखो, SOCl2, सोचो 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 रे, सोचो रे, ये सोचो। अरे ये पॉजिटिव मिल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पाई बॉन्ड है, बताया मैंने, क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। यार घबरा क्यों रहे? आगे समझ में? क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, बोलो हाँ या ना? न्यूक्लियोफाइल 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 न्यूक्लियोफाइल, सब न्यूक्लियोफाइल समझ में आ रहा है? आवाज चेक करते रहना। हाँ, अष्टक तो है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, नीचे वाला एलिमेंट हो गया ना वो। ठीक है, आगे समझ में? न्यूक्लियोफाइल, हाँ भाई, ROR न्यूक्लियोफाइल, RNS2
न्यूक्लियोफाइल, अरे हाँ है ना। हाँ, अब ये अलग बात है किसके साथ क्या वर्क कर रहे हैं, वो अलग बात है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 एटम होते हैं, वो अलग अलग बिहेव कर रहे होते हैं, तो फिर उनको एमबी फाइल में क्रिएट कर दिया जाता है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट ऑप्शन को देख के मेजोरिटी की तरफ जाना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो प्योर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, प्योर न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, इससे थोड़ा सा फीलिंग ले लो क्या ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाँ भैया क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा। और दो एलिमेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, इसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर ऐसा हो जाए एक से ज्यादा एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे तो एम्बीडेंट, लिख लो एम्बीडेंट, AMBIDENT, एम्बीडेंट। द्विदंतुक इसको बोल सकते हैं, उभयदंतुका, उभयदंतुक। ठीक है, कार्बोकेटाइन, हाँ ये देख लो भैया, कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अरे क्लियर हुआ। कार्बेनाइन, कार्बेनाइन मतलब निगेटिव, बता चुका हूं मैं आपको, क्लियर है। ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। फ्री रेडिकल, उत्मूलक, फ्री रेडिकल के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत। फ्री रेडिकल के बारे में भाई ऐसे ये है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, 8 है नहीं, इलेक्ट्रॉन कमी, इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अब 2 चीजें और आती है, कार्बीन, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कार्बीन को ऐसे मान लो CH2, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बीन में 2 चीजें होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, दो इनके भाई हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ऐसा होता है, यानी टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको समझ लो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। समझ में आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। और फिर आ गया नाइट्रीन, नाइट्रीन एन आता है, एन, क्लियर हो गया। इसमें अगर बात करते हैं नाइट्रीन में तो एन आता है, ये भी आगे हम सिखाएंगे। और ये भी आपको बता दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, यहाँ खुद देखो 2, 2 4 5 और 1 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो 2 भाई आगे मिलेंगे आपको, कार्बीन एंड नाइट्रीन। कहानी समझ में आ गई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, पक्का, ठीक भाई साहब। चलो आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बहुत बड़ा काम है, ये तो हमें समझना ही होगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं कितने टाइप की रिएक्शंस हमें पढ़नी है, कितने टाइप की रिएक्शंस हमें पढ़नी है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है एडिशन रिएक्शन, सुनना मेरी बात, सबसे पहले पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। फिर दूसरा पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ वही, विस्थापन, प्रतिस्थापन होना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन, विस्थापन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, इतनी आती है हिंदी मुझे। हाँ क्लियर, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विलोपन अभिक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये चैप्टर, ये चैप्टर समझ में आ गया, समझ लो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, समझ गए। 20% पहले जनरल जीओसी, 50 ये 70 हो गया, बचा 30 को एक साथ रखते हैं, समझ में आ गया, खत्म, ज्यादा नहीं है, ये ढंग से पढ़ लो, हो गया काम। और चौथा जो आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये भी हमें सीखना है,
इसको मैं बीच में ही पढ़ा दूंगा, ऑक्सीडेशन इसको मैं बीच में पढ़ा दूंगा क्योंकि बीच में इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, 4 रिएक्शन पढ़ने के तैयार है। एक और होता है रीअरेंजमेंट, तो आपके उसमें रीअरेंजमेंट थोड़ा सा कम है। पहले एक जमाना था कि रीअरेंजमेंट खूब आया करते थे, अब जमाना बदल गया है, तुम लोग भी बदल गए हो, हम भी बदल गए, तो अब रीअरेंजमेंट कम है, बीच बीच में है 2-4 रीअरेंजमेंट आपको जानने जरूरी है, नाम जानने जरूरी है, तो बीच में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें फिर, चले तो चलो बात करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। तो थोड़ी फीलिंग ले लेते हैं एडिशन रिएक्शन की, फिर आगे बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा फील दे देते हैं एडिशन रिएक्शन का। एडिशन से नाम से तो समझ में आ ही गया होगा, मामला कुछ जोड़ने वोड़ने का है, लेकिन हम तो तोड़ने पे विश्वास करते हैं, ये जोड़ने पर कैसे बात बनेगी। लेकिन चलो कभी कभी जोड़ा भी जाता है, जोड़ने के फिर जब जोड़ने के बाद तोड़ोगे तो उसका मजा ही अलग आएगा। तो पहले वाले में जोड़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन अगले वाले में उड़ा देंगे उसको, और तीसरे वाले में लौट के बुद्धू घर के आ जाए, मतलब जो रखा होगा फिर उसको उड़ाएंगे, वापस आ जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, आना तो अंत में घर पे ही है, कहीं कुछ भी कर लो, कहीं भी घूमते रहो, है ना, बीवी यही कहती है कि तुम कहीं भी मुंह मारो, आना तुम्हें घर पे ही है। हाँ। अबे मेरी भी और सबकी, हाँ समझ में आया। चलो, एडिशन रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शन है, देखेंगे हम, बात नहीं 3 टाइप की। देखो, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम देखो, नाम ही काफी है, मतलब जिसका नाम आगे लिखा होगा काम उसी का होगा। समझ में आया कि नहीं है, वही है बिल्कुल राजा। जैसे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल अपना खेल करेगा, लेकिन ये कभी गलती मत करना है केवल इलेक्ट्रोफाइल, उसके पीछे न्यूक्लियोफाइल अपने आप होगा। एक पॉजिटिव के पीछे हमेशा एक निगेटिव होता है, और एक निगेटिव के पीछे हमेशा एक पॉजिटिव होता है। तो पहले अगर निगेटिव वर्क कर रहा है तो फिर बाद में पॉजिटिव वर्क करेगा, पहले पॉजिटिव वर्क कर रहा है बाद में निगेटिव वर्क करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले यूज होगा, पहले वर्क करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल धीरे से आ जाएगा। क्लियर। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं EAR, इसको बोलते हैं NAR, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये अपना पीछे चलता रहेगा चुपचाप धीरे धीरे, बहुत कम रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन में, लेकिन एक रूल बहुत अच्छा है, रूल को हमें समझना होगा, और ये होता है FAR। तो तीनों ही है, तीनों के बारे में हमें जानकारी रखनी है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड देन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम EAR में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला जो मुद्दा है, EAR कहां देखा जाएगा। सबसे पहली बात, कहां पर EAR होगा। तो बच्चों EAR वहां होगा जहां पर पाई बॉन्ड होगा, समझना मेरी बात पर, जहां पाई बॉन्ड होगा, जहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां EAR होगा। और पाई बॉन्ड जनरली कहां प्रेजेंट होता है, एल्कीन में होता है, और कहां होता है, एल्काइन में होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि एल्कीन और एल्काइन में EAR होगा, पहली नजर में पहली बात। EAR की बात करें तो पाई बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन में होता है, ठीक है, यहां पर ये कंडीशन होती है। अब देखो होता कैसे, पहले समझ लो। देखो नाम दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका मतलब है काम जिसका होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल शुरुआत वो करेगा, अंत दूसरा करेगा।
जो शुरुआत करता है उसका नाम पहले होता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कुछ ऐसा होता है, ये समझ लो, ये जैसे कि मैंने एक एल्कीन बना दिया आपके सामने, ठीक है, ये एल्कीन बना दिया और मेरे पास में एक ENU है, ठीक है, एक ELNU है, इलू है, इल्नू, हाँ, अरे सही में, ठीक है, ये है। अब जैसे ये देखिएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में मैंने बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हाई, क्लियर है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों में से क्या लग रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेचुरल सी बात है, इसमें है, क्लियर। तो ये कहाँ जाएगा, उसमें, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, तो जाएगा कहाँ, ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि इसका मतलब ये इस पर अटैक करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं ये इस पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो एक जगह पर क्या लग जाएगा, एक जगह पर आपका EL आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो नेचुरल सी बात है, दूसरी कंडीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ गया, अरे भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, लेके बैठ गया, और दूसरा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो NU होगा वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ EL, यहाँ पर NU, और देन ये, इसका मतलब यहाँ पर एक चीज होती है, एक चीज यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, वहां पर एक नया सिग्मा बॉन्ड, देखो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिग्मा बॉन्ड, ऐसे बात सकते हैं, पाई जो होता है वो सिग्मा में कन्वर्ट होता है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एडिशन होता है, क्लियर। तो एडिशन होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल फिर देन न्यूक्लियोफाइल। अब इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों बोला, एक्चुअली में क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन होती है, वो रिएक्शन जो होती है वो रेट को डिफाइन करती है। तो याद करो केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज हमने सीखा था, याद है केमिकल काइनेटिक्स में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारण पद, सब सुना था नहीं सुना, RDS। तो RDS बेसिकली जो होता है वो इस जगह पर होता है, यानी जहां जो अटैक करता है वो उसके RDS को डिफाइन करता है, ऐसे समझ लो, इसलिए हम इसको दूसरे का नाम इसलिए हमने ले लिया, क्लियर हो गया। जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए RDS हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बाद में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेचारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया और न्यूक्लियोफाइल कहीं घूमने चला गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो आएगा जरूर, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल ही बनेगा, न्यूट्रल ही, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं, ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, याद करो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम की कोई चीज सिखाई थी मैंने, याद आया कि नहीं है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाला टर्म यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टर्म यूज होगा तो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहां पर कौन सी चीज आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर आपके पास में आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और देन फिर अगला वाला जो उसका अगला हिस्सा है वो अपने आप यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ करना है, अरे समझ में आया कि नहीं है, ऐसा कुछ करना है, तो है ना बहुत सिंपल, क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है और उसको जोड़ना है, हो गया खत्म एडिशन रिएक्शन, कितनी सी बात, बॉन्ड तोड़ना है और उसको, ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब चलो आगे की बात समझते हैं, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है उसको समझो। देखो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैकिंग किया, अटैकिंग कहां पर करेगा, जहां पर माइनस चार्ज था वहां पर अटैक कर गया इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करने के बाद में कुछ देर के लिए एक और चीज यहां पर बन रही है, वो ये बन रही है, यानी कि एक कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, समझ में आ गया, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो ये जो कार्बोकैटायन जो कुछ देर के लिए यहाँ पर बनता है, बीच में बनता है, कुछ जगह पर नहीं भी बनता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह बनता है कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, नहीं, कुछ जगह पर नहीं भी बनता है, लेकिन मोस्टली केस में कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज बनता है, और इस कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज के कारण से ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा,
किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। आइए उसी पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि बात हम करने जा रहे हैं रेट ऑफ EAR। पहला क्वेश्चन यही आएगा, पहले इसी को निपटा लेते हैं फिर रिएक्शन को देखेंगे। रेट ऑफ EAR यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट पर एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पास आ जाता है। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको रेट ऑफ EAR निकालना है, कहीं पर रेट ऑफ EAR डिफाइन करना है, तो ये जो सारा खेल है वो इसके द्वारा देखा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये C पॉजिटिव जितना अच्छा बनेगा, इसका मतलब अच्छा बनेगा मतलब स्टेबिलिटी, क्या बनेंगे यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यही तो हुआ कि नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ C कार्बोकेटायन। जितनी अच्छी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की होगी, जितनी अच्छी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की होगी, उतना ही अच्छा वहां पर EAR होगा, रेट ऑफ EAR होगा। ये बात समझ में आ गई है। किसको देखना है, अब तुम ये मत सोच लेना, फिर से बता रहा हूं मैं, ये मत सोच लेना कि सर स्टेबल हो गया तो फिर क्यों, बेटा ये स्टेबल तो उधर वाला अनस्टेबल, और उधर वाला अनस्टेबल तो रिएक्शन तेज होगी कि नहीं होगी, समझ में आया कि नहीं। अगर इधर स्टेबल है तो कहां से आ रहा है वो, उधर वाला क्या होगा, अनस्टेबल, और उधर अगर अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब जो अनस्टेबल होगा तेज रिएक्शन करेगा, तो रेट उसका देख रहे हो कि उसका देख रहे हो, किसका रेट देखा जाएगा, जिससे हो रहा है उसका देखा जाएगा, जिसका हो चुका है उसका देखा जाएगा, जिससे हो रहा है। आगे बात समझ दे रहे हैं, कार्बोकेटायन को देखा, कार्बोकेटायन किससे बना है उसको देखा जाता है। थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कोई स्टेबल है तो बताओ इसका रेट तो बिल्कुल कम हो जाएगा। अरे भाई कार्बोकेटायन का हम देख रहे हैं, लेकिन कार्बोकेटायन की हकीकत नहीं देख रहे हैं, जिससे बना है उसको देख रहे हैं, मतलब इसको देखेंगे, इसका रेट पूछेगा ना कि इसका पूछेगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पहले आपके सामने। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं, अब होशियार हो गए तुम लोग, और अब मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम कैसे देखा जाएगा, कार्बोकेटायन कैसे देखा जाएगा। आया ना, बोलो, बताना पड़ेगा क्या मुझे, अबे गधा, क्यों बताना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ा नहीं दिया मैंने, तो फिर अब क्वेश्चन तो EAR का आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ा दिया, तुम क्या करो, बॉन्ड तोड़ दो मनी मन में, और किसको देखो, C पॉजिटिव को देखो, नेगेटिव क्या कर रहा है भूल जाओ उसको, कोई मतलब नहीं है नेगेटिव का, ठीक है बच्चों। ये पॉजिटिव, कहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। अब ये देखो बॉन्ड किधर टूटेगा, सब कुछ सिखा चुका हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में सिखाया था मैंने, ठीक है। ये कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया बच्चों, इधर से शिफ्टिंग इधर, ये पॉजिटिव पर फोकस करना है मुझको, इधर से देखो ये दो प्लस आई इफेक्ट हो गए, इसका मतलब इधर शिफ्टिंग, ये पॉजिटिव, बस हो गई बात, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा, तो एक काम करो, सब में H प्लस जोड़ दो, सब में H प्लस जोड़ दो, यानी कि सब में H प्लस जोड़ दो, दिख जाएगा आपको, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जोड़ दो। यहाँ पर देखो आपके पास क्या होता है, CH2 प्लस CH3, देखो ये बन गया, यहाँ पर जोड़ो तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस CH3 आ गया, यहाँ जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा CH3 CH3, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा CH3। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखो यही कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है कि नहीं होता है, और टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी हो गया तो भाई क्या हो गया, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी हो गया, तो आंसर है CBA आ जाएगा, और यही CBA क्या होगा, EAR का। बोलो विदाउट यहां तक क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया होगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, अब आपको फटाफट सॉल्व करने, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, अरे हाँ है ना, सिस और ट्रांस में यही कंडीशन होगी, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, और यहाँ ये पॉजिटिव है, बताओ, तो पॉजिटिव हो गया तो ये तो बात समझ में आई गई होगी आपको, यहाँ CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये CH3 हमें क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन,
ये तो चेक करना है। तो सब्स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा किसमें होगा भाई? चेक कैसे करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है तो स्टेबिलिटी से भी चेक करो ना उसको। यहाँ तो आप चेक कर लोगे यहाँ कितने होंगे भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को चेक करने का तरीका क्या क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, समझ में आया कि नहीं? बैक बॉन्डिंग है, यही तो है कि नहीं है? स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन को चेक करने का तरीका क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सारे फैक्टर लगा लो। मतलब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को चेक करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस एच, यही तो होता है, ये चेक करना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आपको पता ही है, माइनस आई माइनस एम माइनस एच। बस सबसे पहले कौन सा आएगा? डी। डी के बाद कौन सा आ जाएगा? सी हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो कौन ज्यादा होता है? ये सिस और ट्रांस में कौन होता है? सिस ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? अरे आ गया समझ में? चलो इसमें चेक करो, इसमें क्या होगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बोलो बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तोड़ोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ तोड़ोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी भाई? यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ देखो डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज है। भाई निगेटिव पर आप खत्म कर दो, निगेटिव पे एच लगा लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। ये बनेगा इधर, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CH प्लस डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या बनेगा आपके पास में? CH2 देन CH2। तो भाई एक बात मुझे बताओ, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? C, हाइपर कॉन्जुगेशन से, फिर हो जाएगा A, और फिर ये हो जाएगा B। भाई अगर डबल बॉन्ड होता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर लगा होता है तो लेस स्टेबल हो जाता है, कम स्थायी होता है। बताया था नहीं बताया? नेगेटिव होता है तो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Ca। चलो नेक्स्ट, अब बताओ 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 क्या होगा? बताओ इसमें जरूर पूछूंगा मैं, क्या होगा? BCA। यहां पर ले लो पॉजिटिव निगेटिव टर्सरी है ये, अरे ये टर्सरी है बच्चों, और ये टर्सरी है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये PH हो जाएगा, देन CH प्लस देन CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 देन CH प्लस देन CH3। तो ये सेकेंडरी हो गया, ये फिनाइल बेंजीन रेजोनेंस, ये टर्सरी। जनरली क्या होता है? टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा होता है, फिर फिनाइल होता है CCH5 CH2 प्लस, याद आया कि नहीं बताया था? फिर सेकेंडरी होता है। तो कौन सा पहले आएगा? C पहले आएगा। गलत जवाब है, बस यही चीज याद देखनी थी बेटा। C पहले नहीं आएगा, B पहले आएगा, ठीक है? वहां क्या था? कौन ज्यादा स्टेबल है? टर्सरी के बाद कौन है? मतलब किससे स्टेबल है? इससे स्टेबल है CCH5 CH2 प्लस, फिनाइल से स्टेबल मतलब CH2 प्लस, ये नेचर जो ये होता है इससे स्टेबल है टर्सरी। क्लियर है? इससे स्टेबल है कौन है? टर्सरी। क्लियर हो गया? लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अगर एक एल्किल ग्रुप और लगा दो तो वो फिर हो जाएगा, यानी यहाँ R लगा दो, यहाँ पॉजिटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो CH3 लगा हुआ, तो इसका मतलब पहले B आएगा, फिर C आएगा, और फिर A आएगा। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर A। हाँ अगर वो लगा होता तो फिर टर्सरी पहले आ जाता, फिर टर्सरी पहले आता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। ये तो कर ही लोगे, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा माइनस आई जिसका होगा स्टेबिलिटी उसकी कम होगी ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? DCB होगा, DC। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें O है, Cl है, CH3 है। बच्चों बॉन्ड टूटेगा ऐसे ही, यहां भी बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, यहां भी ऐसे ही टूटेगा, लेकिन O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बैक बॉन्डिंग होगी। Cl पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बैक बॉन्डिंग होगी। यहां पर CH3 प्लस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वहां पर कुछ नहीं।
अब बैक बॉन्डिंग में O और Cl में बैक बॉन्डिंग किसकी अच्छी होगी? जिसका आकार छोटा होता है। बैक बॉन्डिंग की एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बैक बॉन्डिंग जो होता है वो उनके बीच में होता है, जितना छोटा आकार होगा उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, चाहे वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, चाहे वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर कोई पूछता है यहाँ A+ लिखा है या F लगा है, यहाँ पर A+ लिखा है या Cl लगा है, तो F खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, बिल्कुल जायज बात है। Cl उससे मुकाबले कम खींचेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब बैक बॉन्डिंग की कहानी आएगी तो फिर हम ये देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ कितनी छोटी है, आकार कितना छोटा है, बॉन्ड लेंथ कितनी छोटी है, कितना नजदीक है। तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना ही है, उसके इस बात से मतलब ही नहीं हुआ क्यों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब उसको इलेक्ट्रॉन देना ही है तो फिर क्या होगा? नेचुरल सी बात है, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी वो आसानी से ओवरलैप कर लेगा, ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। और जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया तो फिर ओवरलैपिंग इतनी आसानी से नहीं होती, और हो भी